हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति से रिलेटेड टॉप 114 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स, यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे कि सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सभी प्लेलिस्ट का नाम लिखा हुआ है कि इसमें हमने हिस्ट्री पढ़ाया है, इसमें स्ट्रेटेजी के पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है इसके पहले का वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आज हम इस वीडियो में वैदिक संस्कृति पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक संस्कृति का माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके हम क्वेश्चन जो कि है पढ़ने वाले हैं। 114 क्वेश्चन सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है वो है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कितना दिया गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वही इसका आंसर होगा जिसको हमने अभी तक बताया कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल क्या माना जाता है? वैदिक संस्कृति का माना जाता है। ये तो राइट है। फिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और यदि बात कही जाए कि पूरी वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। और यदि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल पूछा जा रहा है तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ही है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 आप टिक मत करिएगा, वो वैदिक संस्कृति का काल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल पूछा जा रहा है। तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल क्या माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। हमने अभी पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा है? पहले वाले वीडियो में हमने तो यही पढ़ा है ना कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि प्रारंभिक आर्य जो थे, शुरुआती के जो आर्य थे प्रारंभिक टाइम में, तो उनका ये कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में गलत है। वो पहला ऑप्शन दिया गया था, वे संस्कृत बोलने वाले थे। तो ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, वे संस्कृत बोलने वाले थे आर्य। तो क्या है? पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है, वे घुड़सवारी किया करते थे। ये भी बात सही है। सी ऑप्शन है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ये भी बात सही है फ्रेंड्स, तीनों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय थी, शहरीय थी, पर जो आर्य आए थे प्रारंभ में वो नगर में निवास नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आर्य के बारे में? तो डी ऑप्शन जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, जौ की खेती और गेहूं की, चावल की, कपास की, इन सब का ज्ञान तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिला है सच कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये सब का ज्ञान था। मतलब वो कृषि करते थे, जौ की खेती करते थे, गेहूं की करते थे, चावल की करते थे, कपास की करते थे। पर फ्रेंड्स, जो चावल है ना वो उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। सबसे ज़्यादा क्या था? जौ और गेहूं खाते थे वो लोग। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो
जो ये है, हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति के लोग, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से वो किससे अनजान थे, किससे परिचित नहीं थे, तो वो कौन सा है फसल फ्रेंड्स? डी ऑप्शन है तंबाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक है, तो इनमें के जो अध्यापक होते थे, जो टीचर होते थे, उन्हें कहा जाता है श्रमण। उन्हें क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैदिक गणित जो है इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, उस अंग का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अंग है, तो वो है फ्रेंड्स शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र इनका जो है महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो फ्रेंड्स, आपसे हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेद है, तो वो किस वेद में लिखा हुआ है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। मतलब जो पुराना है, वैदिक है, संस्कृति है, वो किसी न किसी एक वेद में लिखा हुआ है, उनकी तब की संस्कृति, उनकी संस्कृति पहले क्या थी, तो वो कौन से वेद में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स वो हमें क्रम बताना है कि सबसे पहले ग्रंथ कौन लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा ग्रंथ लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा ग्रंथ लिखा गया, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सबसे पहले लिखा गया है वेद। क्या लिखा हुआ लिखा हुआ है फ्रेंड्स? वेद लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ब्राह्मण। वेद के बाद क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण। फिर आरण्यक लिखा हुआ है और फिर उपनिषद लिखा हुआ है। तो उत्तर वैदिक के काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा हुआ है, फिर आरण्यक को लिखा गया और फिर उपनिषद को लिखा गया। तो ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, 4 वेदों में से 3 वेद ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको त्रयी, उन तीनों को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। तो वो कौन सा वेद है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, वो अथर्व वेद को छोड़ करके बाकी के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन्हीं तीनों को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं है फ्रेंड, जैसा कि देखिए सी ऑप्शन अथर्व है, बी भी अथर्व है, डी भी अथर्व है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अथर्ववेद नहीं, सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को मिलाकर के त्रयी, तीनों को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड, जो सत्यमेव जयते जैसा शब्द है, जो भारत के राज्य चिन्ह है, भारत का राज्य चिन्ह क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि मुंडक उपनिषद लिखा हुआ है तो ये भी सही है, यदि मुंडकोपनिषद लिखा हुआ है तब वो भी सही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बात एक ही है। तो मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। जी हाँ दोस्तों, क्या था? पशुपालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सामवेद है ना, सामवेद को ही संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। संगीत के बारे में जो सामवेद है उसमें लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रथम विधि निर्माता है वो मनु को माना जाता है, मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो देखिए फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हम आपसे हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो यदि ये आप पढ़े भी नहीं होंगे ना, तब भी आपको याद आ जाएगा। कौन है? श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कृष्ण भक्ति का जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता ही तो है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख
सिर्फ दो चीजों को माना गया। ऋग्वेद में कहा गया है यदि आपके पास भूमि है तो आपके पास संपत्ति है, आपके पास गोधन है मतलब गाय है, गाय जो कि जानवर है, आप जानते होंगे, परिचित हैं बिल्कुल, वो है, तो क्या है, आपके पास संपत्ति है। ऋग्वेद में सिर्फ दो चीजों को बताया गया है कि यदि दो चीज आपके पास है तो आपके पास संपत्ति है। तो कौन सा ऑप्शन इसको सही हो जाएगा, गोधन और भूमि। तो ए बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे, जैसा कि सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 1 से लेकर के 9 तक के मंडल में कहीं भी शूद्र का उल्लेख नहीं हुआ है, पर जैसे ही 10वें मंडल में आप पहुंचेंगे वहां पर शूद्र का उल्लेख मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है, 18 है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप पढ़ते होंगे शिव पुराण, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, इसी तरह 18 पुराण है। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो बताना है फ्रेंड्स, वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है इसमें से किसकी उपासना था, मतलब जो वैदिक धर्म के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, किसके लिए उपवास रखते थे। तो वो रखते थे प्रकृति के लिए, वो प्रकृति पर विश्वास करते थे कि जो कुछ भी है भगवान है, ईश्वर है, प्रकृति है, वो जो करेगा वही होगा, हम लोग के करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ उन्हें ही माना जाए। और कोई देवी देवता जैसे उन लोगों के विचार में नहीं था, माइंड में नहीं था। तो वो सिर्फ प्रकृति पर क्या करते थे, उनका मुख्य लक्षण था, इन्हीं की उपासना करते थे। नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए फ्रेंड, जो वर्षा के देवता इंद्र कहलाए जाते हैं, इंद्र को कहा जाता है, उन्हीं को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट है शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो देखिए फ्रेंड, जो शुल्व सूत्र है ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ये ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति जैसा कि आप बहुत बार सुने होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है, ये बताना है फ्रेंड। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उसी तरह अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ये कहाँ से लिया गया है, ये बताना है। तो ये फ्रेंड्स उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद में ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल आपको पता है कि आर्य तो भारत में आए थे बाहर से, तो वो क्योंकि वो भारत के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। तो ये भारत में जब आर्य आए तो ये सबसे पहले कहाँ पर बसे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले ये पंजाब में बसे थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसा कि ऋग्वेद लिखा हुआ है, इन चारों ऑप्शन को इन चारों ऑप्शन से मिलान करना है। तो यदि ऋग्वेद लिखा हुआ है तो ऋग्वेद का जो ज्ञाता है, जो ऋग्वेद पढ़ा है, जो ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी है, तो यदि किसी को ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स होता या होत्री। क्या कहते हैं, यदि पुरुष को जानकारी है तो होता कहेंगे, स्त्री को जानकारी है तो होत्री, ऐसा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में ही ये मिलान होगा। यजुर्वेद है, यदि यजुर्वेद का ज्ञान होता है तो उसे कहते हैं अधवर्यु। सामवेद का है ज्ञान तो उसे उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। अथर्ववेद का है तो उसे ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मा कहते हैं। और फ्रेंड्स इसीलिए अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है, जो पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, इन सभी का नियम तौर तरीका अथर्ववेद में ही लिखा हुआ है, अथर्ववेद में ही लिखा हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, वो यही सब तो करते हैं। तो फ्रेंड्स आप पढ़िएगा वेद, जो 4 वेद हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा सभी वेदों में लिखा हुआ है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस तभी ना इसका क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, देवताओं के द्वारा की गई। इसीलिए वेदों को
अपौरुषेय कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कहलाए जाते हैं वो उलूक कड़त कहलाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो मीमांसा शब्द लिखा हुआ है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैमिनी। कौन है प्रतिपादक इसके? जैमिनी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं बादरायण। कौन है? बादरायण। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम के समर्पित है? तो देखिए फ्रेंड्स जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। किसको? सोम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध जो कहलाता है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पारुषणी नदी पर लड़ा गया था, जिसे राजाओं का युद्ध कहा जाता है, जिसे दशराग युद्ध भी कहते हैं। ये पारुषणी नदी पर लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल कहलाया जाता है ब्राह्मण युग। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो देखिए फ्रेंड्स अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता हैं। कौन कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इन सभी चारों देवताओं का उल्लेख है, इसीलिए एशिया माइनर स्थित बागजकोई महत्व है का जो है नाम बहुत फेमस है। तो इसलिए जो है क्या है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 देवी देवता हैं। तो कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए जो एशिया माइनर स्थित बागजकोई है इसलिए वो फेमस है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सावृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ है ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने परिचारित किया था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता होगा कि ऋषि गौतम कितने ईमानदार थे, कितना न्याय करते थे, बिल्कुल आपको पता है। नेक्स्ट प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में स्वर्ण का आभूषण जो होता है, मतलब जो सोने का आभूषण है उसे निष्क कहते थे। पुराने लोग मतलब प्राचीन भारत के लोग क्या कहते थे? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यदि ये भी बताना हुआ आपको तो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादन कौन है? पतंजलि है, जिसके सीईओ कौन है? बाबा रामदेव है, जो कि योग सिखाते हैं ना। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स उपनिषद पुस्तकें हैं फ्रेंड्स दर्शन पर है। किस पे आधारित है? दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों को इन चारों ऑप्शन से मिलान करना है, बताना है कौन सा ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि ऋग्वेद पहला ऑप्शन दिया गया है, तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। और यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में क्या है? सामवेद में है संगीतमय स्रोत। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आपको बताया ना कि जो हवन पूजा की जाती है ये सब किस में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन लिखा 4 2 1 3। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आरंभिक वैदिक साहित्य है ये
साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा नदियों का उल्लेख आरंभिक वैदिक में जो किया गया है वो सबसे ज्यादा नदी कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख ज्यादा मिलता है, तो वो है फ्रेंड्स सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो देखिए फ्रेंड्स जो उपनिषद काल था, उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति शासक थे उपनिषद काल में, तो ये शासक थे कहाँ के थे फ्रेंड्स, ये केकय के शासक थे, केकय। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स देखिए नचिकेता और यम का संवाद मिलता है कठोपनिषद में। कहाँ पर, कठोपनिषद में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक नदी या कुभा, वैदिक नदी को कुभा भी कहते हैं, जो कि ये काबुल में है। काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो फ्रेंड्स काबुल कहाँ पर है, 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि बताना है कि काबुल कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अफगानिस्तान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनता प्रमाण मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कल क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था। उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, लोहे से अपरिचित थे, अनजान थे। उन्हें सिर्फ कांस्य से क्या थे, वो परिचित थे, इसलिए उन्हें उस सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन आ गया था कि किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीन प्रमाण मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मिलता है सांख्य दर्शन से। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से मिलता है, सॉरी फ्रेंड्स ये मिलता है, एक सेकेंड, ये मिलता है फ्रेंड्स अतरंजी खेड़ा से। हमें स्थान बताना है, स्थल बताना है। तो फ्रेंड्स वो अतरंजी खेड़ा में जो कि खुदाई हुई थी तब हमें लोहे का साक्ष्य मिला था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कहाँ पर मिला लोहे का साक्ष्य, अतरंजी खेड़ा में मिला। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा, जो कि ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स जो सामवेद है ये ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भागवत है, ये भागवत क्या है, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। आप भगवत गीता मत टिक करिएगा, सिर्फ भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। तो ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भागवत। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अब ये मीमांसा क्या होता है, हमने कई बार इस वीडियो में इसके पहले भी मीमांसा शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। तो मीमांसा का मतलब होता है गंभीर मनन और विचार, मतलब जैसे गंभीर आप सोचें, तो वही मीमांसा होता है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से संबंधित। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से हमें सुमेलित करना है। तो पहला अथर्ववेद लिखा हुआ है, तो अथर्ववेद में क्या है, औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद में क्या है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद लिखा हुआ है, तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद ईश्वर या महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद लिखा हुआ है, तो यजुर्वेद क्या है, ये बलिदान विधि से संबंधित है। नेक्स्ट है सामवेद, और सामवेद में क्या है, सामवेद में है संगीत, हमने पढ़ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। और सामवेद में क्या है, संगीत है, हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा कैसी थी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा को मंत्री परिषद कहते थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, मतलब जो वैदिक युग में शासन प्रणाली थी उसे क्या कहा जाता था, उसे गणतंत्र कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य। कौन है, सांख्य, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है, तो इसकी अभिव्यक्ति हुई है स्पष्ट रूप से वैदिक युग में। कौन से युग में, वैदिक युग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वैदिक युग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो देखिए फ्रेंड्स आर्यों द्वारा व्यवहार में लुहार, तो फ्रेंड्स लुहार या लुहारगिरी जिसे कहते हैं ये व्यवहार में नहीं लाई गई थी आर्यों द्वारा, मतलब ऐसा शब्द लुहार या लुहारगिरी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था और ना तो उस समय किसी भी व्यक्ति को लुहार या लुहारगिरी कहा ही जाता था, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा जो इतिहास में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो चलिए फ्रेंड्स सूची 1 उपवेद लिखा हुआ है और सूची 2 संबंधित वेद लिखा हुआ है, तो हमें बताना है। जैसा कि आयुर्वेद लिखा हुआ है तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है और धनुर्वेद किससे संबंधित है, ये यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद को सामवेद कहते हैं, शिल्पवेद अर्थशास्त्र इसे अथर्ववेद को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, किन 6 मंडलों को, तो बताना है फ्रेंड्स ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो ये दूसरा और 7वें मंडल, दूसरे और 7वें मंडल को क्या कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो देखिए फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है कि अथर्ववेद में क्या है, जादुई माया का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है, तो देखिए फ्रेंड्स आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, किसे, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो आपको बता दिया गया है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए, तो जो भारत में आर्य आए थे ये कहाँ से आए थे, संभवतः माना जाता है कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कौन सा वेद असंसता गद्य रूप में भी रचित है, तो कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये यजुर्वेद है, ये कौन सा वेद है, यजुर्वेद, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो देखिए फ्रेंड्स एक सभा और एक समिति, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी जिनका नाम था, एक का नाम था सभा और एक का नाम समिति था, तो इनका उल्लेख किसी वेद में भी है, तो वो हमें बताना है। तो कौन से वेद में इनका उल्लेख है, तो ये अथर्ववेद में इनका उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो देखिए फ्रेंड जो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी, मतलब ऋग्वैदिक युग में भी संस्था जैसा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कौन सी संस्था थी, उनकी विदथ थी, विदथ, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें सबसे ज्यादा पुराना कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा पुराना है शतपथ ब्राह्मण, सबसे पुराना ब्राह्मण कौन है, शतपथ ब्राह्मण, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो देखिए फ्रेंड्स जो गोत्र व्यवस्था है ये प्रचलन में आई है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो देखिए फ्रेंड्स जो अनुलोम विवाह होता है, अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ग पुरुष, उच्च वर्ण पुरुष का मतलब जो पुरुष है वो उच्च वर्ण का हो, मतलब अमीर हो, जिसे आजकल कहते हैं लोग अमीर, तो उच्च वर्ण पुरुष का हो और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अनुलोम कहते हैं। मतलब जो लड़का है वो उच्च वर्ग का है, उच्च वर्ण का है, और नारी क्या है, निम्न वर्ण की है, तो यदि उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की नारी की शादी हो जाती है उसके साथ, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अच्छा अब इसका अनुलोम का तो अपोजिट क्या होता है, प्रतिलोम होता है, तो प्रतिलोम मीन्स क्या होता है, प्रतिलोम मीन्स होता है यदि लड़की उच्च वर्ण की हो और लड़का निम्न वर्ण का हो तो उसे प्रतिलोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स अनुलोम और प्रतिलोम आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च वर्ण पुरुष का
और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना क्या कहलाता है? अनुलोम कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो प्रतिलोम ने बताया कि जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो और दोनों की शादी हो जाती है इस तरह से, जैसे कि उच्च वर्ण का एक है और एक निम्न वर्ण का है, तो उसे प्रतिलोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तभी प्रतिलोम होगा, और यदि उच्च वर्ण का लड़का है और निम्न वर्ण की लड़की है तो वो उसे अनुलोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अनुलोम और विलोम बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जौ है जिसे हम जौ कहते हैं, इसी जौ को वैदिक युग में यव कहते थे। क्या कहते थे? यव। नेक्स्ट है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो व्रीहि है, व्रीहि चावल को पहले व्रीहि कहते थे। किसे? चावल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का अर्थ होता है फ्रेंड्स पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसा कि शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा लिखा हुआ है, तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से रिलेटेड है, कल्पसूत्र कर्मकांड से है, निरुक्त शब्द उत्पत्ति शास्त्र से या भाषा शास्त्र से है, छंद छंद शास्त्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो फ्रेंड्स, मनु स्मृति को माना जाता है प्राचीनतम। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो फ्रेंड्स, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्राचीनतम पुराण है। तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब जिसे कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में की रचना की गई थी। तो वो इंद्र है फ्रेंड्स। कौन से देवता है? इंद्र है। इनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। किसके? इंद्र की स्तुति में। नेक्स्ट है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को सभा में नरिष्ठ कहा गया है। नरिष्ठ या सामूहिक वाद विवाद कहा गया है किसे? अथर्ववेद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता को क्या कहा गया है? नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया जाता है मैत्रायणी संहिता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा या सर्वोच्च स्थान पर वो लोग कौन से देवता को मानते थे? तो वो प्रजापति देवता को मानते थे। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ है, तो राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन या सिंहासनारोपण से संबंधित यज्ञ है। जो राजसूय यज्ञ है, यदि कोई व्यक्ति राजा बन जाता है और यदि वो सिंहासन पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तो कुर्सी पर बैठने से पहले वो जो है कुछ यज्ञ किया जाता है। तो उस यज्ञ को कहते हैं राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ कब होता है? जब राजा के सिंहासनारोपण से संबंधित यज्ञ है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ कब होता है? ये होता है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जैसा कि आपने रामायण में सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला कार्य। जैसे चुनौती दे दिया जाए कि इसे जो पकड़ेगा उसे इतना दान में दिया जाएगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। अब वाजपेयी यज्ञ कब होता है? जब शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। तो फ्रेंड्स, जो प्रजा के साथ मनोरंजन किया जाए या शौर्य प्रदर्शन किया जाए तो उसमें वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है अग्निष्टोम यज्ञ कब होता है?
देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबल दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ को अग्निशोष्ट में यज्ञ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन 1 2 3 4, जैसा कि हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलान करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अच्छा होता है और गलत भी बहुत होता है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है परुष्णी। अब ये परुष्णी को बताना है कौन सी नदी की सहायक नदी है या फिर कौन सी नदी से जुड़ी हुई है। तो ये रावी नदी से है। तो फ्रेंड्स बताना क्या ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में इनका नाम परुष्णी लिखा हुआ है और इस समय इस नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सतुद्री। तो सतुद्री उस समय इनका नाम था, पर इस समय इनका नाम है सतलज। नेक्स्ट है अस्किनी। अस्किनी इनका उस समय नाम था और इस समय इनका नाम है चिनाब। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चिनाब नदी कौन से राज्य में बहती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन से राज्य में बहती है, पर आपको ये भी बता दें हम कि अपने इंडिया में ही बहती है, पर राज्य आपको बताना है। नेक्स्ट है विपाशा। उस समय इनको विपाशा कहा जाता था, पर इस समय इन्हें ब्यास नदी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स संस्कार भी हैं, कई तरह के संस्कार हैं और कितने संस्कार हैं आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का यही पूछा गया कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। तो संस्कार की कुल 16 संख्या है। कितनी संख्या है? 16 संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। ब्रह्मा विवाह किसे कहा जाता है? समान वर्ण जाति का विवाह जो होता है उसे ब्रह्मा समाज कहा जाता है, ब्रह्म समाज कहा जाता है। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, किसी भी जाति में आते हैं, आप अपने ही ओबीसी कैटेगरी में उसी जाति के व्यक्ति के साथ शादी कर लेते हैं, तो वो ब्रह्म समाज ब्रह्म विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है दैव विवाह। दैव विवाह तब कहलाता है जब पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ कि पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। इसका मतलब यह है कि जैसे पुरोहित या जो पारिश्रमिक है उनमें कन्या मिल जाए और कन्या के साथ विवाह हो जाए तो उसे दैव विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। अब आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष विवाह होता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। मतलब जो कन्या है, जो लड़की वाला पक्ष है, वो क्या करे, एक जोड़ी गाय देगा, एक जोड़ी गाय और बैल देगा, या तो एक जोड़ी गाय देगा या एक जोड़ी बैल देगा, दोनों में से एक चीज देना है। तो यदि कन्या को भेजते समय, विदा करते समय कन्या के पिताजी उन्हें देते हैं एक जोड़ी गाय या बैल, तो वो आर्ष विवाह कहलाता है। मतलब जो कन्या दान किया जाए यदि गाय का या बैल का, तो वो आर्ष विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। क्या होता है? बिना दहेज का विवाह। जी हाँ दोस्तों, इससे तो आप परिचित हो गए। इस समय सबसे ज्यादा क्या है? दहेज का विवाह होता है। इस समय जो है बिना दहेज का विवाह तो होता ही नहीं है। अब आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो दहेज का विवाह होता है उसे क्या कहते हैं। इसमें तो आपको मिल गया कि प्रजापत्य विवाह उसे कहते हैं जो बिना दहेज का विवाह होता है। अब आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो दहेज का विवाह होता है उसे क्या कहते हैं। यदि आप इसका आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देते हैं तो फिर दहेज लेना भी बंद कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सुमेलित करें। चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करना है, फिर से विवाह रिलेटेड से ही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में मजा आता है। पहला है गंधर्व विवाह। अब गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं यदि प्रेम विवाह आप करते हैं तब। तो आपका दिमाग तो बिल्कुल वहीं पर चला गया होगा कि आज इस समय लव मैरिज खूब हो रहा है, इच्छा अनुसार शादी खूब हो रहा है। नहीं कर रहे हैं मम्मी पापा तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग अकेले में ही कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह को, प्रेम विवाह को क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। बी ऑप्शन है आसुर विवाह। अब आसुर विवाह किसे कहते हैं? आसुर विवाह कहते हैं कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। जी हाँ दोस्तों, आसुर विवाह उसे कहते हैं यदि आप कन्या को खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद फिर उसके साथ शादी करते हैं तो वो आसुर विवाह कहलाता है, जैसा कि सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है राक्षस विवाह। अब इसे राक्षस विवाह किसे कहते हैं ये बताना है। तो फ्रेंड्स यदि पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करते हैं
तो राक्षस विवाह कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि पराजित राजा की कन्या है, मतलब किसी राजा की कन्या है, ठीक है, उसकी लड़की को आपने क्या कर लिया, अपहरण कर लिया, या फिर किसी और की भी लड़की को अपहरण कर लिए, फिर उसके साथ उससे आप शादी करते हैं, तो वो राक्षस विवाह कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यदि आप किडनैप करके शादी करते हैं तो वो राक्षस विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट है पैशाच विवाह। तो ये पैशाच विवाह किसे कहते हैं, अब ये आपको बताना है। तो पहले पैशाच विवाह किसे कहते हैं, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवश्य कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। जी हाँ दोस्तों, यदि कन्या सो रही है, उसे आप सोते समय कहीं भी उठाकर लेकर चले गए तो सोए हुए इंसान को तो तभी कुछ पता चलेगा ही जब उसकी नींद खुलेगी तब। तो फ्रेंड्स, या फिर उसका आप माइंड चेंज कर देते हैं, कुछ भी आप उसकी मानसिक जो है अवस्था को बिगाड़ देते हैं, उसको गुमराह कर देते हैं, फिर उसके साथ आप शादी करते हैं, तो ये पैशाच विवाह कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गुमराह करते हैं या फिर किसी लड़की को, सोई हुई लड़की को आप उठा ले जाते हैं बिना उसके इच्छानुसार, या फिर बिना उसके जाने, जब वो सो ही रही है तो कैसी उसकी इच्छा होगी, तो फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं, पैशाच विवाह कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 2 3 4 कंटिन्यू होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मातृ ऋण है, जो माता का ऋण है, जो माता द्वारा किया गया काम है, ये ऋण में शामिल नहीं है। देवी देवता आपके लिए कुछ किए हैं तो आपके ऊपर ऋण है, यदि पिता आपके लिए कुछ किए हैं तो आपके ऊपर ऋण है, यदि ऋषि आपके लिए कुछ किए हैं, ऋषि मुनि, तो आपके ऊपर ऋण है। पर जो माता का किया हुआ कार्य है वो बच्चों के ऊपर ऋणी नहीं है, ऋण मुक्त है माता द्वारा किया गया कार्य। तो फ्रेंड्स 3 ऋण में शामिल कौन नहीं है, मातृ ऋण शामिल नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो फ्रेंड्स मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है ऋग्वैदिक काल से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तर वैदिक काल से है मृदभांड, वो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। इसका मतलब जो उनका मृदभांड मिलता है, मृदभांड में बहुत सारे चित्र भी बने होते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है। तो फ्रेंड्स वो भगवानपुर एक ऐसा स्थान है, हरियाणा में एक प्रांत है जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड मिला हुआ है भगवानपुर में। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसे पाया जाता है। तो विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो प्राचीनतम विवाह संस्कार है, जो कि परंपरा शादी करने की आज तक चली आ रही है, ये विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। जैसे 7 फेरे लेना, ऐसे शादी के समय ये तरीका करना, वो तरीका करना, जो भी होता है ये ऋग्वेद में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ना किसी की वध करेगा, ना ही किसी की वध करेगा खुद, और ना ही अपने लिए किसी से वध कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद में किसके लिए लिखा हुआ है, ब्राह्मण के लिए वध योग्य नहीं है, ब्राह्मण क्या वध योग्य नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है फ्रेंड्स, चलिए सुमेलित करते हैं। पहला लिखा हुआ है संग्रहित्री कोषाध्यक्ष से है। भागदूध है कर संग्रह करता। नेक्स्ट है छता छत्री है प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। नेक्स्ट है अक्षवाप पांसे के खेल में राजा का सहायक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3, ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऋत या प्राकृतिक संतुलन, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संतुलन, उसे एक शब्द से जानते हैं, कौन से शब्द से, ऋत से शब्द से जानते हैं, जो कि लिखा हुआ है। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो फ्रेंड्स वो वरुण को कहा गया है, तो इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो फ्रेंड्स जल या समुद्र का देवता, वर्षा का देवता नहीं कहा जा रहा है। यदि आप वर्षा को याद है और इसमें जल भी लिखा हुआ है, तो यदि आप इंद्र को टिक कर देते हैं तो आप गलत हो जाएंगे।
जल अलग है, वर्षा अलग है। तो फ्रेंड्स, जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने रामायण देखा है तो आपको बात याद आ गई होगी। वो बात कौन सी है? तो बिल्कुल आपको याद हो गई होगी, तो बताना ही क्या है। नेक्स्ट है, तीन कर्मों पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किससे उपक्रम कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये उपक्रम विष्णु जी ने ही तो किया था, तीनों लोग को मापना। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। जैसा कि पूषण है, तो ये पूषण कैसा है फ्रेंड्स? विवाह का देवता है। रुद्र क्या है? पशुओं का देवता है। धौस या धौ क्या है? जगत के पिता है। अदिति क्या है? अदिति देवों की महान माता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनुस्मृति किससे संबंधित है? ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? इसको किए थे विश्वामित्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये है वे लोहे के उपयोग। तो जैसा कि फ्रेंड्स, चलिए चारों ऑप्शन पढ़कर बताते हैं आपको, ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसा कि लिखा हुआ, वे अश्व, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। सही बात है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है फ्रेंड्स। यही क्या है? विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है, वो परिचित नहीं थे। बाकी कि वे गौ से परिचित थे। सही बात है। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है गौ को और भूमि को। डी है, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सी नदी है? कुभा या क्रमु जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विचार करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तियों की संकल्पना थी। तो सही बात है फ्रेंड्स। सेकेंड ऑप्शन है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। तो इसमें एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो फ्रेंड्स, इसका पक्ष लिए थे बीजी तिलक ने। किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जैसा कि फ्रेंड्स, वैदिक नदियाँ लिखी हुई है, फिर उसके बाद आधुनिक नाम लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कुभा लिखा हुआ है, तो कुभा को इस समय काबुल के नाम से जाना जाता है। कुभा नदी को इस समय काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, परुष्णी नदी को इस समय किस नदी के नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सदानीरा। अब सदानीरा नदी को इस समय किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सतुद्री को इस समय सतलज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2314 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त है। तो ऋग्वेद में बताना है कितने सूक्त है फ्रेंड्स? तो ऋग्वेद में सूत्र हैं 1028। कितने सूक्त हैं? 1028। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पूर्व वैदिक आर्य थे, इनका धर्म कौन सा था? इनका धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। प्रकृति की पूजा करते थे, किसी देवी देवताओं के चित्र नहीं बनाते थे, ना तो किसी देवी देवताओं को नाम इन्होंने स्पष्ट किया है, ना तो किसी देवी देवताओं की ये पूजा करते थे या न ही उपासना। ये सिर्फ प्रकृति जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परमाणु वादक का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कहा जाता है किनको? ये कहा जाता है महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि है। तो फ्रेंड्स, जो शतपथ ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण को सबसे पुराना ब्राह्मण माना गया, शतपथ ब्राह्मण को। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद
माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन से ऋषि थे? जो राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो वो कौन से ऋषि हैं? वो है ऋषि गौतम, वो है ऋषि गौतम रहुगण। कौन है? ऋषि गौतम रहुगण। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये थे वैदिक संस्कृति से, ये वैदिक संस्कृति से 114 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में वैदिक संस्कृति से रिलेटेड 114 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आप एक बार ही ना पढ़िए, एक बार प्रैक्टिस ना करिए, एक ही बार में आप क्विज मत करिए, सॉल्व करिए, आप कई बार ऐसे प्रैक्टिस करिए, क्विज को कई बार लगाइए, तब फ्रेंड्स बातें क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप एक बार वीडियो ना देखें, 3 से 4 बार वीडियो जरूर देखें यदि आप क्विज लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले का जो भी वीडियो है यदि आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए,